नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त प्रक्रिया की जो हर पल हर सेकंड हमारे शरीर के अंदर खरबों बार होती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके बिना सच पूछिए तो जीवन का होना ही नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। जरा सोचिए इस बारे में। अभी इसी लम्हे हमारे अंदर ये प्रोसेस चल रही है, अरबों खरबों बार। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे जिंदगी का ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब हमारी जेनेटिक किताब, बिना किसी गलती के हर एक नई कोशिका में कॉपी हो जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, कोई भी सेल जब उसे दो में बंटना होता है ना, तो बंटने से पहले उसे एक बहुत जरूरी काम करना होता है। उसे अपनी पूरी की पूरी जेनेटिक किताब यानी अपनी डीएनए की एक और कॉपी बनानी पड़ती है। और ये जो जरूरी काम है, ये सेल साइकिल के एक खास स्टेज में होता है जिसे हम एस फेज या सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो सबसे पहली पहेली जो साइंटिस्ट के सामने आई वो ये थी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता कैसे है, मतलब इसका तरीका क्या है। इस एक सवाल से आप कह सकते हैं तीन अलग अलग आइडिया सामने आए। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला आइडिया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक किताब है, आपने उसकी कॉपी बनाई, लेकिन इस तरह से कि हर नई कॉपी में आधा हिस्सा असली किताब का है और आधा बिल्कुल नया। मतलब सीधी सी बात, आधा पुराना आधा नया। यहाँ तस्वीर में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए कैसे वो असली नीला वाला हेलिक्स खुल रहा है और फिर उसका हर आधा हिस्सा एक टेम्पलेट की तरह, मतलब एक सांचे की तरह काम कर रहा है एक नए लाल स्ट्रैंड को बनाने के लिए। और आखिर में नतीजा क्या हुआ? हमारे पास दो नए डीएनए हेलिक्स हैं और दोनों में ही एक स्ट्रैंड पुराना वाला नीला है और एक नया वाला लाल। अच्छा, अब दूसरा आइडिया था कंजर्वेटिव मॉडल। इसकी कल्पना कीजिए एक जादुई फोटोकॉपी मशीन की तरह। ये मशीन क्या करती है? ये असली किताब को स्कैन करती है और एक बिल्कुल नई, एकदम फ्रेश कॉपी बना देती है। और जो असली किताब है वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसे छुआ तक नहीं जाता। मतलब ओरिजिनल वाला एक तरफ और बिल्कुल नया वाला दूसरी तरफ। तो इस मॉडल के हिसाब से, जैसा यहाँ दिख भी रहा है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो पूरी तरह से ओरिजिनल है, यानी नीला वाला। और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल नया बना है, यानी लाल वाला। और फिर आया तीसरा आइडिया, डिस्पर्सिव मॉडल। इसको आप ऐसे सोचिए कि जैसे आपने ओरिजिनल किताब के पन्ने फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों कर दिए और फिर उन टुकड़ों को नए कागज के टुकड़ों के साथ मिला दिया और उससे दो नई मिक्स मैच मोज़ेक जैसी किताबें बना दी। तो सवाल ये है कि इन तीनों में से सही कौन सा था? कई बहुत ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात साफ हो गई कि डीएनए असल में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही फॉलो करता है। मतलब हर नया डीएनए मॉलिक्यूल सच में आधा पुराना और आधा नया होता है। चलिए अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्या होता है, तो अब ये समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन कोई अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए एंजाइम्स की एक पूरी, आप कह सकते हैं, माहिर कंस्ट्रक्शन टीम काम करती है। तो चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त टीम से। और ये टीम कमाल के तालमेल से काम करती है। सबसे पहले है हेलिकेज। ये समझ लीजिए जिपर ओपनर है जो डीएनए को खोलता है। फिर आता है प्राइमेज। ये है इनिशिएटर जो काम शुरू करने के लिए एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है। इसके बाद है असली हीरो, डीएनए पॉलीमरेज, हमारा मास्टर बिल्डर जो नए डीएनए बेस जोड़ता चला जाता है। फिर है लाइगेज यानी मॉलिक्यूलर ग्लू जो डीएनए के टुकड़ों को आपस में चिपकाता है। और आखिर में है टोपो आइसोमेरेज। ये टैंगल रिमूवर है जो डीएनए को उलझने से बचाता है। चलिए सबसे पहले हेलिकेज को थोड़ा और गौर से देखते हैं। ये एंजाइम सच में बहुत तेजी से डीएनए हेलिक्स को खोलता है। ये एटीपी से एनर्जी लेकर दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी जैकेट का जिपर खोलते हैं। तो अब स्टेज तैयार है, हमारी पूरी एंजाइम वाली टीम भी मौजूद है। तो चलिए अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ कि असल में एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता कैसे है। तो जैसे ही हेलिकेज डीएनए को खोलना शुरू करता है, वहां एक वाई शेप का जंक्शन बन जाता है। इसी जंक्शन को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। और असल में यही वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां सारा का सारा एक्शन होता है।
तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले हेलिकेज डीएनए को खोलता है, फिर प्राइमेज आकर एक छोटा प्राइमर लगाता है ताकि काम शुरू हो सके, और फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना बिल्डिंग का काम शुरू कर देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि दोनों नए स्ट्रैंड्स एक ही तरीके से नहीं बनते। और इस ट्विस्ट की वजह है एक बहुत ही सख्त नियम। देखिए, डीएनए के स्ट्रैंड की एक डायरेक्शन होती है, एक 5 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम एंड। और रूल ये है कि हमारा जो मास्टर बिल्डर है डीएनए पॉलीमरेज, वो नए बेस सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जोड़ सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ये बिल्कुल एक वन वे सड़क की तरह है। और इसी नियम की वजह से एक स्ट्रैंड तो आराम से बन जाता है, लेकिन दूसरे को टुकड़ों में बनाना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे पास 2 तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। एक है लीडिंग स्ट्रैंड, ये बिल्कुल एक सीधे हाईवे जैसा है। इसे बस एक प्राइमर चाहिए होता है और ये बिना रुके लगातार रेप्लिकेशन फोक की तरफ बनता चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है लैगिंग स्ट्रैंड। ये उल्टा फोक से दूर की दिशा में बनता है, और वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। इन टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इसे बनाने के लिए बार बार नए प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सड़क पीछे की तरफ टुकड़ों में बनाई जा रही हो। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि हमारे अपने सेल्स। इनके डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बड़े फर्क हैं? तो सबसे बड़ा और पहला फर्क है कि रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही गोल क्रोमोसोम होता है, तो उनमें रेप्लिकेशन के लिए बस एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम लंबे और सीधे होते हैं, तो उनमें काम को तेजी से निपटाने के लिए एक साथ कई जगहों पर, मतलब मल्टीपल ओरिजिन पर रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। इस टेबल में वो सारे जरूरी फर्क साफ साफ दिख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डीएनए के शेप और ओरिजिन के अलावा आप देखिए कि दोनों में काम करने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स भी अलग अलग हैं। और हाँ, एक और बड़ा फर्क है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के साइज में। प्रोकैरियोट्स में ये फ्रैगमेंट्स लंबे होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये काफी छोटे होते हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो क्या समझ में आता है? यही कि डीएनए रेप्लिकेशन देखने में भले ही कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये एक कमाल की एफिशिएंट और सटीक, मतलब एकदम एक्यूरेट प्रोसेस है। ये कितनी एक्यूरेट है, अंदाजा लगाइए। डीएनए रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी 99.999% से भी ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि आप एक अरब शब्दों की किताब कॉपी कर रहे हैं और उसमें सिर्फ गिनी चुनी गलतियां करते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा जो मास्टर बिल्डर डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो एक प्रूफ रीडर भी है। मतलब वो काम करते करते अपनी गलतियों को चेक भी करता है और उन्हें ठीक भी करता जाता है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये प्रोसेस लगभग परफेक्ट है, पर पूरी तरह से नहीं। कभी कभी बहुत ही रेयर केस में गलतियां हो ही जाती हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि यही प्रोसेस जो जिंदगी को चलाने के लिए इतनी जरूरी है, वही अपनी इन छोटी मोटी गलतियों की वजह से पृथ्वी पर जीवन के विकास यानी इवोल्यूशन और इतनी सारी वैरायटी का असली इंजन हो? इस पर जरूर सोचिएगा।